बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार घरेलू मूल्यों को नियंत्रित करने और चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए कर रही है प्रयास। 20 जुलाई से गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगाया गया है प्रतिबंध। प्रतिबंध के बावजूद चावल का अधिक रहा है निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले साल से लगातार बढ़ रही है चावल की कीमतें। एपिडा गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात रोकने के लिए करे प्रयास। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि गोवर्धन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर होगी साबित। फसल अपशिष्ट को व्यापारिक बनाने और जैव खाद और बायोगैस के उत्पादन से किसानों को होगा लाभ। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में भी मिलेगी मदद। G20 तकनीकी कार्यशाला 29 से 31 अगस्त तक बेंगलुरु में होगी आयोजित। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करेगी मेजबानी। G20 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस कार्यशाला में लेंगे हिस्सा। लगभग 100 प्रतिनिधि कृषि अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा जैसे विभिन्न विषयों पर करेंगे मंथन। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे। 9 साल में करीब 50 करोड़ जनधन खुले खाते। कुल जमा राशि बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए को पार। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में सोमवार को भारी बारिश का जताया अनुमान। देश में पहली जून से अब तक मानसून की बारिश में लगभग 7% की आई कमी। जुलाई में देश में 5% अधिक वर्षा की गई थी दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात रोकने के लिए बासमती चावल के निर्यात पर अतिरिक्त उपाय लागू किए हैं ताकि बासमती के रूप में इसका गलत वर्गीकरण न हो सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को इस बारे में निर्देश दिए हैं। ये प्राधिकरण बासमती निर्यात के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय ने बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य $1,200 प्रति टन निर्धारित कर दिया है। अगर कोई निर्यातक इससे अधिक मूल्य पर कोई अनुबंध करता है तो उसे पंजीकरण और अनुमति प्रमाण पत्र जारी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि 17 अगस्त 2023 तक चावल का कुल निर्यात 7.33 MMT रहा है और 15.06% की वृद्धि दर्ज की गई है। उबले हुए चावल और बासमती चावल के निर्यात में भी तेजी देखी गई है। इन दोनों किस्मों के निर्यात पर नहीं लगाया गया है कोई प्रतिबंध। उबले हुए चावल के निर्यात में 21.18% की बढ़ोतरी हुई है। बासमती चावल के निर्यात में भी 9.35% की बढ़ोतरी हुई है। गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात भी 4.36% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है और 9 सितंबर 2022 से लेकर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया था और 20 जुलाई 2023 से निषिद्ध कर दिया गया इसे। रबी सत्र 2022-23 के दौरान उत्पादन 158.95 LMT रहा है। 2021-22 के रबी सत्र के दौरान ये 184.71 LMT था। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि गोवर्धन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने कहा कि गोवर्धन ग्रामीण योजना के तहत फसल अपशिष्ट को व्यापारिक बनाने और जैव खाद और बायोगैस के उत्पादन से किसानों को आमदनी अधिक करने और बेहतर फसल उपजाने में सहायता मिलेगी और इनसे आयात आधारित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।
बायोगैस प्लांट से रूरल इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। ऐसे बायोगैस प्लांट में एनिमल डंग्स का उपयोग होता है, उसमें एग्रीकल्चर वेस्ट का उपयोग होता है, और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का भी उपयोग किया जाता है, ताकि वेस्ट का उपयोग हो जाता है और उपार्जन में गैस मिल जाता है, जो गैस का उपयोग करके जिसके पर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है उसका विकल्प बनता है। इस दृष्टि से गोवर्धन परियोजना सारे देश में चलाई जा रही है। मांडवा ने कहा कि रासायनिक खाद से फसल की उपज के दौर का अब अंत आ चुका है। इससे मिट्टी की सेहत खराब होती है। जैविक खाद के उपयोग से मिट्टी की सेहत ठीक तो होती ही है और साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है। प्लांट से गैस भी उत्पन्न होता है जो फ्यूल के रूप में उपयोगी होता है। बायोगैस प्लांट से स्लरी और स्लरी से मैन्योर बनता है और मैन्योर का उपयोग फसल में एग्रीकल्चर के लिए होता है। केमिकल्स फर्टिलाइज़र से फसल का प्रोडक्शन का सैचुरेशन स्टेज आ चुका है। केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज से मिट्टी की सेहत भी बिगड़ती है। ऐसी स्थिति में ऑर्गेनिक और मैन्योर का उपयोग करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सॉइल की सेहत अच्छी रहती है। स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला 29 से 31 अगस्त तक बेंगलुरु में होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसकी मेजबानी करेगा। G20 देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस कार्यशाला में भाग लेंगे। लगभग 100 प्रतिनिधि कृषि अनुसंधान तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नई रणनीतिक भागीदारी के अलावा सूक्ष्म जीव विरोधी उपायों जैसे कि विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। 3 दिन की इस कार्यशाला में मानव, अन्य जीव जंतु, वनस्पति और पर्यावरण के समकक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान की नीतिगत उपायों पर विचार होगा। धरती पर सभी जीवों का हित और समायोजी सह अस्तित्व सुनिश्चित करने पर सहमति बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। वित्तीय समावेशन की अपनी पहलों के जरिए मोदी सरकार हाशिए पर रहने वाले और अब तक सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों का वित्तीय समावेशन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। और इसी कड़ी में 9 साल पहले 28 अगस्त 2014 को देश में एक समान एक समावेशी विकास को हासिल करने के मकसद से पीएम जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। सोमवार को इस योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 9 वर्षों के दौरान इस योजना के माध्यम से सरकार देश के वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी। 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने इस मौके को गरीबों का दुष्चक्र से मुक्ति का उत्सव कहा था। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अगस्त 2023 तक जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। जनधन खातों में औसत बैलेंस 4076 रुपए है और 5.5 करोड़ से अधिक पीएम जनधन खातों को डीबीटी का लाभ मिल रहा है। योजना से देश भर के लाभार्थियों के जीवन में आमूलचूल बदलाव नजर आ रहा है। जनधन योजना में हमारा खाता खुला था और कोरोना में पैसा 3 बार हमें मिला था। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन के खाते खुलवाए थे वो बहुत ही लाभकारी हैं। उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, घर के कामों में भी मतलब मदद मिलती है। मेरा भी जनधन खाता खुलेला है मेरा पति के साथ, दोनों का, और सभी को खुलवाना चाहिए जनधन खाता, सभी का फायदा है। वो जनधन योजना का मुझे बहुत लाभ मिला है। इसमें 0 बैलेंस से खाता चालू होता है
कोरोना काल में ये योजना में 500 रुपए मिले थे और उज्ज्वला गैस भी मिला। इस योजना से बहुत लाभ हुआ और बैंक में सब लेडीज का सम्मान होता है। इस योजना के मूल सिद्धांतों की बात की जाए तो पहला, बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को जोड़ना, कम से कम कागजी कार्रवाई, केवाईसी में छूट, ई-केवाईसी और शून्य शुल्क के प्रावधान के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना, असुरक्षित को सुरक्षित बनाना, 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ नकद निकासी और मर्चेंट लोकेशन पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण, सूक्ष्म बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो पेंशन एवं माइक्रो क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद की सुविधा देना। सरकार जनधन खातों पर ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा देती है, जिसके तहत आप खाता नील होने पर भी 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। ये योजना गरीबों की बचत को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही सरकार की ये भी कोशिश है कि प्रधानमंत्री जनधन खातों के जरिए प्रत्येक रुपया अपने लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे और प्रणाली में लीकेज को रोका जा सके। साथ ही करोड़ों बैंक खाते खोलकर पीएम किसान, उज्ज्वला योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी सीधे लाभार्थियों को दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री जनधन योजना पिछले 9 सालों से आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जनधन योजना से महिला लाभार्थियों के जीवन में आमूल-चूल बदलाव नजर आ रहे हैं। बलरामपुर की महिला लाभार्थियों का कहना है कि कोरोना काल में जनधन खाते में सरकार की ओर से भेजी राशि से काफी मदद मिली है। जनधन में मेरा खाता खुलवाया था, उसी में 3 चक्कर 500 रुपये आया है और उसी पैसे से मेरा काम चला है। लॉकडाउन में हम उस पैसे परेशान थे तो 500 रुपया 3 चक्कर आया। वो मोदी सरकार के पैसे से हमारा बहुत काम चला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरा जनधन योजना के अंतर्गत खाता है, जिसमें मुझे 3 किस्तों में पैसा मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हम 0 बैलेंस खाता खुलवाए थे, जिसमें हमारा 500 रुपया आया था लॉकडाउन में। जनधन योजना में हमारा खाता खुला था और कोरोना में पैसा 3 बार हमें मिला था। प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमने अपना खाता खुलवाया था 0 बैलेंस से, जिसमें 1 भी रुपया नहीं लगा था। जब हमारे पास कोई पैसा नहीं था तो उसी पैसे से हमने अपना काम चलाया। इसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की। और आगे बढ़ते हैं, जहां मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स यानी कि श्री अन्न की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे लोगों की थाली तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। जन जागरण के इस प्रयास में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा में कुकिंग विद मिलेट्स नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को थाली का हिस्सा बनाने और उसकी खरीदारी पर चर्चा हुई। मिलेट्स गरीबों से लेकर आम जन और जवानों की थाली का हिस्सा बने। मिलेट्स यानी मोटा अनाज की कुकिंग कैसे हो, मोटा अनाज यानी श्री अन्न का प्रचार कैसे हो, कैसे इसे स्वादिष्ट बनाया जाए। कृषि मंत्रालय के नेतृत्व में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा में कुकिंग विद मिलेट्स नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के शेफ ने जवानों को मोटे अनाज से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने के गुर सिखाए। जो बड़े बड़े हाउसेज हैं जहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में खाना बनाया और परोसा जाता है, उन लोगों के, उनके कुक्स के लिए, उनके शेफ्स के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मिलेट्स भारतीय आहार का अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसे 15 अनाज शामिल हैं। इन अनाजों में फाइबर, प्रोटीन, फोलेट, आयरन और अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों को साधने की ताकत होती है। मिलेट्स खाने से आपके बहुत सारे डिजीजेस जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, वेट लॉस सब होता है। तो एंड ये ग्लूटेन फ्री होता है, जिसको भी सीलियाक डिजीज जैसा कोई बीमारी है, तो इस तरह के फ़ायदे बहुत हैं मिलेट्स में, लेकिन लोग को पता नहीं है। इसलिए हमारा बहुत प्रयास है कि ये सारे लोग को समझाया जाए कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसको खाने से कैसे बीमारी आपकी ख़त्म हो सकती है। मिलेट्स हमारे आहार का हिस्सा बने।
घर बैठे आम जन इसकी ऑनलाइन खरीदारी कर सकें, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने कई प्रयास किए हैं। जो हमारा ONDC प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू माई स्टोर और बाकी इस तरह के जो ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर सेल होती है, उन पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको लगभग हर प्रकार का मिलेट वहाँ पर मिलेगा। ये हमारे कृषक उत्पादक संगठनों की मार्केटिंग कर रहे हैं। मिलेट्स की बिक्री से किसानों को भी फायदा मिल रहा है, साथ ही FPO से जुड़े कृषकों की आय में भी इजाफा हुआ है। FPO का मतलब है कि हम लोग अपना उत्पादन कर रहे हैं और उसे डायरेक्ट हम उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं, तो ओरिजिनल माल हमारा है। शोध बताते हैं कि मोटा अनाज यानी श्री अन्न के सेवन से शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने, हार्ट को ठीक रखने में काफी सफलता मिली है। इसीलिए कृषि मंत्रालय की कोशिश है कि मोटा अनाज यानी श्री अन्न एक बार फिर हमारी थाली का अहम हिस्सा बने। मिलेट्स सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज कैसे हमारी थाली से गायब हो गया पता ही नहीं चला, जबकि अब वैज्ञानिक शोधों से ये पता चला है कि मिलेट्स में कई बीमारियों से लड़ने की ताकत है। इसलिए सरकार की ये कोशिश है कि मिलेट्स को आम से लेकर खास की थाली तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अजय कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में सोमवार को अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले सप्ताह में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच देश में 1 जून से अब तक मानसून की बारिश में लगभग 7% की कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने में मैदानी क्षेत्रों में लंबे समय तक कमजोर मानसून के कारण ऐसा हुआ है। जुलाई में देश में 5% अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औचक हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा भी की। पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान पर चंडीगढ़ में चर्चा के लिए 5 ग्रुप जनरल बॉडीज की बैठक पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि लगातार बाढ़ से पंजाब का हाल बुरा है। ऐसा लगता है कि ये प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। सरकार ने समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं लगाया। पंजाब में 10 एकड़ फसल नष्ट हो गई। जब जिला प्रमुखों से मुआवजे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मुआवजा शुरू नहीं हुआ है और साथ ही सरकार ने स्लैब कम कर दिया है, जहां 35% नुकसान तक कोई मुआवजा नहीं है। किसानों की जनरल बॉडी मीटिंग में आजाद संघर्ष कमेटी, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, किसान संघर्ष कमेटी, BKU मानसा सहित अन्य ग्रुप शामिल हुए। किसान नेता ने कहा है कि 4 सितंबर को पंजाब के सभी जिला मुख्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज स्थिति ये है कि बहुत सारा एरिया जहां फसल तो मरी है, उसके अलावा जमीन भी खराब हो गई, कहीं रेत इकट्ठी हो गई, कहीं जो फर्टाइल मिट्टी का लेयर थी वो पानी बहा के ले गया। मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 साल तक ये सारा कुछ पानी सूखने के बाद भी ठीक हो पाएगा। तो हमने तय किया है, क्योंकि सरकार पे नीयत पे शक है, तो 4 तारीख को हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे सारे पंजाब में धरने देंगे और इसके कर्जा माफी और इसके कंपनसेशन की डिमांड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई PM विश्वकर्मा योजना अलीगढ़ के कारीगरों के लिए कारगर साबित हो रही है और इसके तहत कौशल विकास, आधुनिक तकनीक से आम कारीगर की पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। कारीगरों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम कामगारों के लिए बहुत अच्छी योजना चलाई है। PM विश्वकर्मा योजना से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री जी ने नई योजना लागू की है विश्वकर्मा दिवस के रूप में बनाने की, तो आशा करता हूं कि उससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा भी व्यापार बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा होगा। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना जो बनाई है बहुत अच्छा लगा है। आसानी से लोन मिल जाएगा। मोदी जी के द्वारा जो विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है वो हम जैसे कामगारों के लिए काफ़ी अच्छी है
और इससे हमें तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में जो बनाएंगे झाड़ू वगैरह उनके लिए भी रोज़गार मिलेगा। 15 अगस्त में जो मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना निकाली है, ये बहुत बेहतरीन है हम जैसे मजदूरों के लिए, और इससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और हमारे रोज़गार में और आगे वो होगी बढ़ोतरी। अलीगढ़ में काम करने वाले कारीगरों ने बताया है कि ये एक बेहतरीन योजना है, इससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ये मोदी जी का बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने एक योजना निकाली है विश्वकर्मा योजना के नाम से, और हम जैसे बहुत जैसे गरीब हैं, अनपढ़ जैसे पढ़े लिखे लोग और कुछ बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी इन चीज़ों के लिए। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना निकाली है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना चलाई हुई है, वो बहुत बढ़िया योजना चलाई हुई है, उससे ये हम लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। मोदी जी ने एक विश्वकर्मा योजना चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हम और लोगों को भी रोजगार बढ़ाने में सहायता करेंगे। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मध्य गुजरात में सोयाबीन, मूंग, उड़द और तिल की फसल में फूल आने की अवस्था में खेतों से खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही यहां इस समय खेतों में निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तरी गुजरात में हाइब्रिड या बीटी कपास को जड़ सड़न रोग से बचाएं। इसके अलावा यहां खरीफ फसलों में किसान निराई गुड़ाई जैसे कार्य करें। दक्षिणी गुजरात के किसान खरीफ धान को रोगों से बचाएं। इसके अलावा इस समय यहाँ किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगाएं और सितंबर में उनकी रोपाई मुख्य खेत में करें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान भी इस समय खरीफ फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सतपुड़ा के पठारी इलाके में जहाँ किसानों ने दलहन, तिलहन और सब्जियों की बुआई की है, वहाँ उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यही सोयाबीन को कीटों के प्रकोप से बचाएं। मालवा के पठारी इलाकों की बात करें तो यहाँ तैयार खेतों में बरसात के मौसम वाली प्याज की रोपाई या सीधी बुआई करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में धान को तना छेदक कीटों से बचाएं। इसके अलावा शहडोल जिले में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार करें। निमाड़ घाटी अंचल के बड़वानी जिले में अमरूद और नींबू के नए बाग लगाएं। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में यदि भिंडी की पत्तियां पीले पड़ रही हों तो ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। इसके अलावा यहाँ 30 से 40 दिनों की सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई गुड़ाई करें। विंध्य के पठारी क्षेत्र में टमाटर और बैंगन की रोपाई करें। यहाँ लौकी, करेला, खीरा, भिंडी, लोबिया, टमाटर, बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों को कीटों के प्रकोप से बचाएं। बुंदेलखंड में पपीता, करौंदा और फालसा जैसे फलों के बीजों की बुआई करें। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है।
तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। मौसम खबर के बाद अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के खम्मम में जनसभा में केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अमित शाह ने तेलंगाना में विपक्ष पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी, ओवैसी की 3G और बीआरएस 2G पार्टी है। अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हरिद्वार में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद लैंडर विक्रम ने पता लगाया है कि चांद की सतह पर तापमान में भिन्नता है। यहां उच्चतम तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के स्टेट सेक्रेटरीट फॉर इकोनॉमिक अफेयर की निदेशक हेलेना बडलीगर के साथ बैठक की। बैठक के दौरान भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन EFTA के देशों ने व्यापार और निवेश संबंध सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और EFTA राष्ट्रों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। दोनों ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 3 कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 82,082.91 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।